देखिए भाई, तो आज जो हमारी क्लास है वो है फाइंडिंग टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स। फाइंडिंग टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स। तो इसमें मेरे पास जो फर्स्ट कैटेगरी थी वो थी इफ मॉलिक्यूल is dissymmetric. If molecules is dissymmetric, तो अगर molecules dissymmetric है then total optical isomerism आइसोमर जो होगा वो होगा 2 की पावर n। ठीक है, टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स इज 2 की पावर n। अब 2 की पावर n तो हमें डिफाइन क्या करना है, क्या ना, n की वैल्यू। तो n की वैल्यू मैंने आपको निकालनी लास्ट क्लास में सिखाई दिया था, तो लास्ट क्लास में हमने इस बात को डिस्कस पूरा तरीके से कर लिया था। अब आज डिस्कस करना है सेकंड पॉइंट। तो सेकंड पॉइंट है इफ मॉलिक्यूल्स इज सिमेट्रिक, if molecule is symmetric, if molecules is symmetric, अगर मेरा मॉलिक्यूल सिमेट्रिक है, ठीक है, तो सिमेट्रिक का मतलब क्या हो गया, इसमें दो केस बन जाएंगे। इसमें एक केस जो बनेगा क्या है कि अगर आपके पास जो n है वो कौन से नंबर में आ जाए, इवन नंबर में। इफ n इज इवन, अगर n क्या है, इवन है, देन टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स, टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स जो होगा वो होगा 2 की पावर n माइनस 1 प्लस 2 की पावर n बाई 2 माइनस 1। ठीक है ना, टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स। ठीक है, और इसमें मीज़ो की अगर तुम बात करो कि इसमें मीज़ो कितने होंगे, तो इसमें जो मीज़ो होगा वो होगा 2 की पावर n बाई 2 माइनस 1। क्लियर? ठीक है भाई, क्लियर है। अब बात करते हैं कि अगर मेरे पास ऑड नंबर रखा हुआ है, दूसरा केस क्या है, बी पॉइंट। इफ n इक्वल टू ऑड नंबर, if n equal to odd number, then total optical isomers, total optical isomers जो होगा वो होगा 2 की पावर n माइनस 1। ठीक है, इसमें जो मीज़ो होगा, ठीक है ना, जो मीज़ो होगा, मीज़ो वो होगा 2 की पावर n प्लस 1 बाई 2। ठीक है, माइनस 1। ठीक है, और इसमें
जो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, सिर्फ ऑप्टिकली एक्टिव, वो होगा 2n-1 प्लस 2n+1/2 - 1। क्लियर है भाई? सर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स ना? हाँ, ऑप्टिकली एक्टिव, ये एक्टिव है, ये टोटल है, मतलब मीजो को मिला करके है ये, है ना, और एक्टिव इतने होंगे। ऐसे ये भी यहाँ टोटल दिया गया है, इसमें से मीजो निकाल दोगे ये वाला, तो क्या बन जाएगा? ऑप्टिकली एक्टिव रह जाएगा। क्या मेरी बात समझ आ रही है आपको? अरे यस सुनो, ठीक है ना। अब देखिए एक एक करके बात करते हैं क्वेश्चन की, ठीक है ना, बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है। देखो सबसे पहला क्वेश्चन दिया मैंने, है ना, कि मेरे पास ये है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैंने क्या लिखा, CH3 CHOH एंड CHOH एंड CH3। बताओ, है तो ये सिमेट्रिकल, क्योंकि इधर भी CH3 यहाँ भी CH3 है। बताओ टोटल नंबर ऑफ कायरल सेंटर कितने हैं? बताओ। 3 है सर। 3। तो क्या n की वैल्यू 3 आ गई? n यस इक्वल टू सर। कितना आ गया? 3। अब बताओ n 3 है, तो ये n इवन नंबर है, ऑड नंबर है? ऑड। ऑड नंबर है। तो अब मुझे आंसर बताना है ना, बताओ टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स। 5 चेक करो भाई, टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स, फॉर्मूला देखिए, ये फॉर्मूला है टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स का। बताओ। सर ऑड है। हाँ सॉरी, ऑड नंबर है। बताओ। सर 4 आएगा। चेक करो भाई, कितना आएगा टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स? 4। 4 है ना? अच्छा, टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स 4, मीजो कितने? सर 2। सर 2 2। मीजो 2। और ऑप्टिकली एक्टिव कितने? सर 6 6। बोलो भाई, क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है कुछ? यस सर। यस सर। यार एक सेकंड, है ना, एक सेकंड, एक चीज चेक करने दो। सर ऑप्टिकली एक्टिव समेश। नहीं नहीं, एक सेकंड रुको, इसमें मुझे एक चीज में थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा है, कि अगर एक सेकंड जाओ, मैं डाटा चेक कर लेता हूँ एक बार इसका। तो अगर हम इसमें n की वैल्यू ये रख देते हैं, तो n इक्वल टू 3 आ गया, और 3 पर वैल्यू गई इधर से, तो ये हो गया 2 की पावर 3, और 3 + 1 5। तो आंसर होना चाहिए मीज़ो के लिए, कहानी में थोड़ा सा चेंज आना चाहिए, यानी कि फॉर्मूले में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। तो मैं क्यों ना फॉर्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाई करूं। सबसे पहले बात करते हैं, एक सेकंड रुकना ना, ये ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं ऑड ऑड नंबर में। तो इसको ऐसे ना लिख करके यार, हम थोड़ा सा चेंजिंग करना चाहते हैं इसके अंदर। अरे यार, एक सेकंड ना, मैं इसको है ना ऐसे ना लिख करके, क्योंकि आपको मीज़ो और रेसमिक ये सब भी ऐड करा देता हूँ इसके अंदर, तो इससे क्या है, थोड़ा फॉर्मूला मच बेटर हो जाएगा। ये बहुत कम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा पा रहा है, ठीक है। तो इसको दो पार्ट में अपन डिवाइड कर लेते हैं, इसको ऐसे लिख देते हैं, इफ मॉलिक्यूल्स इज एसिमेट्रिक। तो हम कह सकते हैं कि एक तो है आपके पास में n इक्वल टू ऑड नंबर, और एक यहाँ लिख देते हैं n इक्वल टू इवन नंबर, ऐसे कर देते हैं। अब इसमें क्या है कि अगर आपके पास में, है ना, इवन नंबर है, तो हम एक फॉर्मूले में p की वैल्यू रखेंगे, वो p इक्वल टू होता है n/2। और यहाँ p की वैल्यू जो होगी, सॉरी, यहाँ n की वैल्यू रख देते हैं, n की सर वैल्यू, पहले वाले को क्रॉस कर देना। हाँ पहले वाले क्रॉस कर लो, n+1, वो क्या कंपैरेटिवली नहीं एनालिसिस करा पाएगा, ये लिख दो। और यहाँ p की जो वैल्यू रख लो, वो रख लो n/2 रख लो। अब समझना से सबसे पहला पॉइंट डाल देते हैं, टोटल टोटल स्टीरियो आइसोमर्स।
अब मैंने टोटल स्टीरियो बोल दिया है, पहले मैंने टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स की बात कर रहा था। तो टोटल स्टीरियो में क्या होगा, तुम्हारा जीआई वाला फॉर्मूला भी यहाँ काम करेगा और ऑप्टिकल वाला फॉर्मूला भी काम कर जाएगा, दोनों फॉर्मूले तुम्हारे काम कर जाएंगे। तो टोटल स्टीरियो आइसोमर्स होता है ऑड नंबर के अंदर 2 की पावर n-1, वो लिखा है तो देख लो आप उसके अंदर, है ना। और अगर मैं इसमें बात करता हूँ इवन नंबर वाले में, तो ये होता है टोटल स्टीरियो आइसोमर्स इक्वल टू 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर p-1, और p की वैल्यू क्या है, n/2 है, ठीक है। नेक्स्ट, सर स्क्रीन फ्रीज है। स्क्रीन फ्रीज हो रही है, देखो जरा एक बार, स्क्रीन फ्रीज है या सही है, मूव कर रही है। यस सर, फ्रीज है। यस सर प्लीज है। सर अब सही हो गई। सर अब आ गया। आ गया, ठीक है। अब बात करते हैं इसके अंदर मीजो कंपाउंड की। मीजो, मीजो मतलब कि ऑप्टिकली इनएक्टिव कितने हो जाएंगे इसके अंदर, तो वो होता है 2 की पावर p-1, सॉरी 2 की पावर p-1, ऑड के अंदर होगा 2 की पावर p-1। अच्छा, इवन की अगर बात करोगे मीजो के अंदर, ठीक है, तो इसमें होगा मीजो 2 की पावर p-1। ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स, ऑप्टिकली, सर सेम है फॉर्मूला। ऑप्टिकली नहीं तो p की वैल्यू डिफरेंट है ना, यहाँ p की वैल्यू क्या है n Yes, प्लस वन sir. बाई टू, यहाँ p की वैल्यू क्या है n/2। समझ में आ रही बात आपको, ऊपर देखो। यस सर। Yes, sir. आ गए. तो टोटल 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 ऑप्टिकली एक्टिव, देखो ऊपर वाला था टोटल स्टीरियो आइसोमर्स, नीचे वाला है टोटल ऑप्टिकली एक्टिव, तो वो होता है ऑड नंबर के लिए 2 की पावर n-1 माइनस 2 की पावर 2 की पावर p-1, 2 की पावर p-1, जबकि इवन के लिए होता है टोटल ऑप्टिकली ऑप्टिकली एक्टिव इक्वल टू 2 की पावर n-1, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं एनेंटियोमर्स पेयर की या रैसमिक मिक्सचर की। रैसमिक मिक्सचर, रैसमिक मिक्सचर, तो रैसमिक मिक्सचर के लिए होता है 2 की पावर n-1 माइनस 2 की पावर p-1 डिवाइडेड बाई 2, जबकि अगर इवन नंबर के लिए आप रेसमिक की बात कर रहे हो, रेसमिक मिक्सचर की बात कर रहे हो, तो फॉर्मूला होगा 2 की पावर n-1/2। तो अब ये कंपैरेटिवली आपका एनालिसिस बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, सब कुछ आ गया इसके अंदर। टोटल स्टीरियो आइसोमर्स इंक्लूडिंग ज्योमेट्रिकल प्लस ऑप्टिकल आ गया, मीजो अगर है तो मीजो भी सामने आ जाएगा आपके, टोटल ऑप्टिकली एक्टिव कितना बनेगा वो भी फॉर्मूला आ गया आपके पास में, और उसमें से कितने रेसमिक बनेंगे वो भी फॉर्मूला आपके सामने आ गया। बोलो भाई, अब समझते हैं क्वेश्चन को। सर पी क्या है यहाँ पर? पी की वैल्यू देखो ऊपर देखो लिखी हुई ना पी की वैल्यू, ये पी की वैल्यू लिखी है ना, ऑड के लिए पी की वैल्यू ये रहेगी। सर पी है क्या? अरे पी नंबर है यार, वो n/2 है, पी क्या है n/2 है, और n क्या है, नंबर ऑफ कायरल सेंटर, स्टीरियो सेंटर है। अरे सुनो, यस सर ठीक। ठीक है, तो हमने पहला वाला क्वेश्चन लिया था। अब मुझे बताओ इस क्वेश्चन में n इक्वल टू 3 है, ऑड नंबर है, तो बताओ टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स कितने हैं, बोलो भाई। सबने फॉर्मूला लिख लिया, पहले फॉर्मूला लिख लिया सभी लोगों ने? Yes, sir. 2 मिनट ऊपर स्क्रॉल कर दीजिए। हाँ हाँ, कॉपी कर लीजिए फटाफट। हो गया बेटा?
यस सर। हाँ, अब बताओ n इक्वल टू 3, तो टोटल ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म मतलब टोटल स्टीरियो आइसोमेरिज्म कितने हैं? टोटल स्टीरियो आइसोमर्स कितने हैं? सर 4। 4। टोटल, 4। हाँ, टोटल स्टीरियो आइसोमर्स इक्वल टू 4। अच्छा, अब बताओ इसमें मीजो कितने हैं? 2। सर 2। और इसमें ऑप्टिकली ओनली 6। ऑप्टिकली एक्टिव कितने हैं? एक्टिव, ध्यान से लिख के बताओ। सर 6। अरे यार, फॉर्मूले में देख के बताओ ना ढंग से यार। 2। ओनली एक्टिव यस सर 2 2 सॉरी। 2, कोई बात नहीं, ठीक है ना? क्या क्लियर होगी बात? अच्छा, वो कौन से होंगे ये अभी फिलहाल मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, ठीक है ना? अभी फिलहाल हम लोग डायरेक्ट कैलकुलेट करना सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे तो मेरे पास है सर सी स्क्रीन एच। फ्रीज हो गई स्क्रीन? नहीं सर, सही है। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरे पास है दिस वन, CH2OH OHH OHH एंड HOH एंड OHH। बताओ इसके अंदर टोटल, है ना, स्टीरियो आइसोमर्स कितने हैं? जल्दी बताओ। बताओ क्या एंड सेम है? बोलो डिफरेंट है? अगर यस एंड डिफरेंट है तो फॉर्मूला क्या 2 की पावर n लगेगा? और n की वैल्यू कितनी है? बताओ। 4। n की वैल्यू 4 है, तो बताओ क्या 2 की पावर 4 आ जाएगा? और 2 की पावर 4 का मतलब क्या हो गया बताओ? 16। 16। 16, ठीक है ना? 16। आप समझिए ध्यान से, नोट समझिएगा, क्योंकि इतनी मेहनत हमने क्यों करी है वो भी समझो। तो नोट ये लिखाया है मैंने, नोट समझिए। इफ ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल, इफ ज्योमेट्रिकल if geometrical and optical both are present, both are present in molecules, and molecules is symmetrical, and molecules is symmetrical, तो आपको क्या फॉर्मूला इंप्लीमेंट करना है? देन डबल बॉन्ड यूज्ड like chiral कार्बन। तब आपको ऐसे यूज कर लेना है इसको, कि ना आपको उसको क्या मान लेना है, एक कायरल मान लेना है, बस ये मान करके आपको क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो मैंने आपके सामने क्वेश्चन दिया कि CH3CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHCl एंड CH डबल बॉन्ड CH2, सॉरी CH एंड CH3, मैंने ये क्वेश्चन दिया आपको। अब मैंने बोला कि यार टोटल स्टीरियो आइसोमर्स कितने, टोटल स्टीरियो आइसोमर्स कितने? तो आपको इसको भी एक कार्बन मान लेना है, इसको भी एक कार्बन मान लेना है, इसको भी एक कार्बन मान लेना है। तो बताओ n की वैल्यू कितनी हो गई? बोलो, 3 हो गई? अरे यार ये सुनो, यस सर। और अगर n इक्वल टू 3 हो गया तो सिमेट्रिकल है ये एसिमेट्रिकल है? बोलो, मॉलिक्यूल्स कैसा है, सिमेट्रिकल एसिमेट्रिकल? अरे यार एंड देखो ना यार, सिमेट्रिकल तो है, यहाँ से पीओएस नहीं लग जाएगा इसके अंदर? देखो यस सर। यस सर। सिमेट्रिकल है ना? तो बताओ सिमेट्रिकल में ऑड नंबर इवन नंबर? बोलो, ऑड। ऑड नंबर। तो बताओ ऑड नंबर में टोटल स्टीरियो आइसोमर्स कितने आ जाएंगे? सर 2। 2।
खत्म क्वेश्चन। 2 आएंगे या 4 आएंगे? 4 सर आएंगे, 4 4 आएंगे, 4। 4। हाँ वही कह रहा हूँ यार, 2 आएंगे 4 आएंगे, 4 आएंगे। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? यस सर। ठीक है, 4 आएंगे, 4। ठीक है, ये सुनो, बोलो बेटा, समझ यस गए सर। क्लियर है ना? अच्छा, अब देखो समझो ध्यान से। अब मैं आपको इससे हटा करके मैं आपको एक दूसरी डायरेक्शन में ले जा रहा हूँ। जो दूसरी डायरेक्शन है वो क्या है कि याद करो हमने क्या पढ़ा था। एक सेकंड, क्या क्या पूछा बेटा तुमने? सर अगर इसमें मॉलिक्यूल्स में मीजो नहीं हुआ, नहीं यार, अगर मीजो तो आएगा ही आएगा इसके अंदर, मीजो तो आ ही जाएगा इसके अंदर, क्यों नहीं आएगा मीजो? अगर ये फॉर्म है ना सिस बना दूं, ये फॉर्म सिस बना दूं और ये फॉर्म सिस बना दूं, तो बताओ ये कायरल कैसे रह जाएगा? मीजो तो आना ही आना है। अगर सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स है तो मीजो से बच कैसे जाओगे तुम? नहीं बच सकते बेटा मीजो से, ऐसे नहीं हो सकता। फिर असिमेट्रिकल में अगर गलती से सर मीजो नहीं आया, मीजो को फॉर्मूला लगा दिया तो सर आंसर 0 आएगा उसका। हाँ तो आंसर आपका गलत हो जाएगा, और क्या, बिल्कुल गलत होगा, 100% गलत होगा। ध्यान रखिएगा इस बात का यार, देखो यार, मतलब इन सब बातों का बहुत ध्यान रखना है। सर ठीक है किस बेटा? चीज का? अरे यार इस एक्चुअल में एक सेकंड रुको, हम लोग क्या करने जा रहे हैं, हम लोग क्या है रोटेशन को समझने जा रहे हैं। भाई आपने ये तो दो चीज़ें तो आपने पढ़ लिया अब तक आपने दो ही चीज़ पढ़ा है। उस एक्सपेरिमेंट ने ये बताया था कि कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है। तो एक्सपेरिमेंट वाले केस को हमने सिमेट्री से समझा थ्योरी के अंदर, कि अगर कोई मॉलिक्यूल डिससिमेट्रिक है तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है। तो एक्सपेरिमेंटल की एक बात को वहाँ कट कर लिया, समझ लिया। दूसरा एक्सपेरिमेंट ने बताया था कि रोटेशन क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। तो इस बात को हमने कैसे कैलकुलेट किया कि 3D मॉलिक्यूल्स को 2D में कन्वर्ट करा और 2D में CIP रूल लगा करके रोटेशन को डिफाइन कर लिया। तो दो चीजें हमारी कवर हो गई थ्योरी के अंदर जो कि एक्सपेरिमेंट ने बताई थी। अब एक्सपेरिमेंट ने तीसरी चीज और बताई थी, क्या बताया था वो? थीटा। तो अब हमें थीटा को समझना है, वो जो रोटेशन हुआ था वो कितने डिग्री रोटेट कर गया था, इस बात को समझना बाकी है। तो उस रोटेशन को हमने क्या नाम दिया? ऑप्टिकल रोटेशन। तो जो ऑप्टिकल रोटेशन है वो किन किन के ऊपर डिपेंड करता है? तो हमने कहा नेचर ऑफ कंपाउंड के ऊपर, नेचर ऑफ लाइट के ऊपर, नेचर ऑफ सॉल्वेंट के ऊपर, टेम्परेचर के ऊपर, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन एंड लेंथ ऑफ ट्यूब के ऊपर डिपेंड करता है। इतनी चीजों के ऊपर वो डिपेंड करता है। तो हमने दो चीजों पे फोकस करा, मतलब आप सभी पे डिस्कस कर सकते हो, हर चीज पे क्वेश्चन बनाया जा सकता है। इतना टेम्परेचर दे दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, इतनी वेवलेंथ डाल दी है ना, सॉल्वेंट ऐसा डाल दिया, कंपाउंड ऐसा डाल दिया, तो मतलब बहुत सारे तरीके से क्वेश्चन बना सकते हैं। लेकिन जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन बनेगा वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन और लेंथ ऑफ ट्यूब के ऊपर डिपेंड करता के ऊपर बनेगा। तो हमने इन दोनों के बीच में ही रिलेशन निकाला। हमने कहा कि जो थीटा ऑब्जर्व होता है, जो थीटा ऑब्जर्व होता है हमें उसके अंदर, वो डिपेंड करता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन के अंदर, याद है मैंने पहले भी आपको बताया था। दूसरा डिपेंड करता है लेंथ ऑफ ट्यूब के ऊपर, पोलरोमीटर ट्यूब के ऊपर डिपेंड करता है। दोबारा बोल देता हूँ। तो हमने कहा कि जो थीटा ऑब्जर्व है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कॉन्सेंट्रेशन के और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ ऑफ ट्यूब के। तो हमने कहा कि थीटा ऑब्जर्व डायरेक्टली टू सी इंटू एल। जब प्रोपोर्शनल हटाओगे तो कांस्टेंट लगाओगे, वो कांस्टेंट क्या बना? अल्फा। उस कांस्टेंट को हमने क्या बोल दिया? स्पेसिफिक रोटेशन। स्पेसिफिक रोटेशन है ना क्या होता है वो अब लिखाएंगे, है ना, और ये किसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है वो समझिए। तो नेक्स्ट हेडिंग, स्पेसिफिक रोटेशन। स्पेसिफिक रोटेशन तो कह सकते हैं द रोटेशन
the rotation observed by 1 gram per ml थोड़े स्क्रीन ऊपर कर दीजिए। ऊपर, हाँ, ग्राम हाँ पर सर, ml, हाँ सर ऊपर कर। ग्राम per ml solution in 1 decimeter, in 1 decimeter tube is known as specific rotation, is known as specific rotation। ठीक है। दूसरा पॉइंट है स्पेसिफिक रोटेशन, rotation is that property या characteristics of molecules and it does not depend depends on concentration of solution and length of tube, ठीक है। अब समझिएगा ध्यान से। अब बात करते हैं कि क्या है, मतलब कैसे कैलकुलेट होता है। देखो ध्यान रखना, इसमें जो डाटा गिवन होता है क्वेश्चन में वो बहुत कंफ्यूजिंग डाटा होता है। अगर आप वर्ड टू वर्ड चीजों को समझ गए ना तो क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको सेकंड नहीं लगने वाला। एक क्वेश्चन सॉल्व करके मैं दिखा रहा हूं आप लोगों को, देखिएगा क्वेश्चन। मैंने कहा 6 ग्राम 2 ब्यूटेनॉल is dissolved in 250 ml solution, 250 ml of solution. The observed rotation is 30 degree, प्लस का मतलब क्लॉकवाइज, when length of the tube is 300 mm. Find specific rotation। ठीक है भाई, स्पेसिफिक रोटेशन फाइंड करना है, यानी कि क्या निकालना है आपको, अल्फा निकालना है। बताओ अल्फा निकालना है, बताओ ऑब्जर्व रोटेशन कितना दे रखा है, बताओ थीटा ऑब्जर्व्ड कितना दे रखा है, +30 डिग्री। +30 डिग्री, ठीक है ना। अच्छा अब बात करते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन कितना दे रखा है, कॉन्सेंट्रेशन 250 ml। 250 ml। तो बताओ कॉन्सेंट्रेशन क्या ग्राम पर ml होगा, तो 6/250
250 बोला जाएगा। बोलो भाई। यस सर। और लेंथ ऑफ ट्यूब दी गई है, वो दिया गया है 300 mm। 300 mm। इसका मतलब क्या है? 300 mm का मतलब क्या है? आपने को किस में लिखना है? डेसीमीटर में। तो 300 mm का मतलब डेसीमीटर में कितना होगा? 3 डेसीमीटर। बोलो भाई। तो अब बताओ अल्फा की वैल्यू क्या होगी? तो क्या अल्फा इक्वल टू 30/6 बाई 250 इंटू 3 होगा? बोलो बेटा, क्या मेरी बात आपको समझ में आ गई? यस सर। ठीक है ना। एक तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, अल्फा अल्फा निकलवाने के लिए क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। अब दूसरे टाइप का क्वेश्चन सुनना। दूसरे टाइप का जो क्वेश्चन आता है ना, उसे बोलते हैं एनेंशियोमर्स एक्सिस। क्या बोलते हैं उसको हम? एनेंशियोमर्स एक्सिस, या बोलते हैं ऑप्टिकल प्योरिटी। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन होते हैं इसके। नेक्स्ट कैटेगरी है एनेंशियोमर्स एक्सिस। एनेंशियोमर्स एक्सिस, या इसको बोलते हैं ऑप्टिकल प्योरिटी। ऑप्टिकल प्योरिटी, ध्यान समझिएगा। एनेंशियोमर्स एक्सिस या ऑप्टिकल प्योरिटी का मतलब क्या होता है? बताओ भाई। अल्फा इज ए स्पेसिफिक रोटेशन, तो यूनिट क्या होगी? रोटेशन। भाई एक तरीके से रोटेशन ही है वो। तो रोटेशन की यूनिट क्या होती है? रोटेशन किस में निकाला जाता है? डिग्री में आएगा, नहीं आएगा? यस सर। खत्म बात। देखिए नेक्स्ट। नेक्स्ट देखिए। अब देखो पहले इस वर्ड को पकड़ लो आप। अगर आपने इस वर्ड को पकड़ लिया ना, तो आप इससे कभी परेशान नहीं होगे। देखो एनेंशियोमर्स एक्सिस, एक वर्ड को पकड़ बताता हूं पहले। एनेंशियोमर्स एक्सिस। एनेंशियोमर्स एक्सिस छोड़िए, मैं कह रहा हूं एनेंशियोमर्स। तो एनेंशियोमर्स क्या होते थे? ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड की मिरर इमेज। ये तो मतलब होता है ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड की मिरर इमेज। तो मिरर इमेज। मान लो कोई मॉलिक्यूल्स मेरे पास ए है और दूसरा मॉलिक्यूल्स मेरे पास में बी है। तो मान लो ए जो है वो आर घूमता है और बी जो है वो एस घूमता है। तो हो सकता है भाई कि है ना, ये इसकी मिरर इमेज है, ये क्लॉकवाइज हो गया, ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया, ठीक है। अब मैंने कहा कि अगर ये 40% आर घूमता है और ये 60% एस घूमता है, तो सोचो क्या ये कभी रैसमिक बना पाएंगे? नो सर। नो सर, नो उसके सर। लिए 50-50% चाहिए होता है। 50% चाहिए होता है। तो अगर मैं दोनों को मिलाऊंगा तो कितना परसेंट पार्ट इसका ऑप्टिकली इनएक्टिव हो पाएगा? 40। 40% तो 40%। ऑप्टिक। 40 + 40, इसका 40 इसके 40 के साथ क्या हो जाएगा? बताओ। इनएक्टिव। इनएक्टिव। तो बताओ कितना बच जाएगा? 20। 20। ये जो 20 है, ये क्या बचा हुआ है जो कि ऑप्टिकली प्योर है? यस यस सर। सर। क्यों? क्योंकि आर और एस तो खत्म, तो बचा सिर्फ क्या है? यस। तो ये समझ में आया ऑप्टिकल प्योरिटी का यस मतलब। सर। और ये समझ में आया कि ये दोनों पेयर एनेंशियोमर्स थे, लेकिन इसमें से एक क्या है? एक्सिस में। तो इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया? एनेंशियोमर्स एक्सिस। बोलो भाई, क्या मेरी बात समझ आ गई? अरे यार बोलो ना, ये सुनो। यस सर। ठीक है ना, बहुत आसान है ना। अब चलो मैं इसको फिर से, जब तक आपको बढ़िया समझ में नहीं आएगा ना, तब तक अपन से छोड़ेंगे नहीं। तो इसको मैं दोबारा से लिख रहा हूँ। हटाओ फिर से वापस से सबको। तो मैं आपको एक टेबल बना के समझाता हूँ इस चीज़ को, और समझ में आएगा। वो टेबल से क्वेश्चन समझ आ जाएगा तुम्हें, है ना। उसी टेबल पे क्वेश्चन बना लेते हैं। तो मैं आपको इस चीज़ को टेबल से समझाता हूँ। मैंने क्या करा कि है ना, एक फॉर्म रखी, डी फॉर्म। डी का मतलब समझते हो ना, क्लॉकवाइज रोटेशन। इसको स्मॉल डी बोल देते हैं या प्लस भी बोल देते हैं, है ना। दूसरा है एल, या इसको बोल देते हैं माइनस। ठीक, दूसरा फॉर्म।
माइनस। याद रखिएगा, कैपिटल डी कैपिटल एल किसको डिफाइन करता है? नेमिंग को। और स्मॉल डी स्मॉल एल किसको डिफाइन करता है? रोटेशन को। दूसरी तरफ एनेंशियोमर्स एक्सेस और ऑप्टिकल प्योरिटी यहां लिखी जाएगी। रेसमिक मिक्सचर यहां लिखा जाएगा, और बताऊंगा कि उसका स्पेसिफिक रोटेशन कितना होगा। उसका स्पेसिफिक रोटेशन भी तो निकालना आपने को। अल्फा भी कैलकुलेट करेंगे भाई। 3 चीज यहाँ पर, हम यहाँ पर 1 2 3 4 5 चीजें कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहला देखना पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट ये है मेरा कि अगर मेरे पास जो भी मॉलिक्यूल्स है वो केवल 100% है डी फॉर्म में, तो एल बताओ कितना होगा? 0। अगर एल 0 तो बताओ एन एंशियोमर्स एक्सेस कितने परसेंट होगा? 100%। 100%। बताओ रेसमिक मिक्सचर कितना होगा? 0। 0%। तो जो भी अल्फा की वैल्यू होगी क्या वो पॉजिटिव होगी? x डिग्री जो भी होगा यार, वो तो डाटा के ऊपर डिपेंड करता है Yes, ना। तो वो जो भी होगा है ना पॉजिटिव, मतलब क्लॉकवाइज होगा, क्योंकि ऑलरेडी डी दे रखा था मैंने। तो जो भी होगा वो x डिग्री क्लॉकवाइज घूम जाएगा। अगर मैं कहूं, दूसरा पॉइंट समझिएगा ध्यान से, अगर मैं ये कहूं कि मेरे पास जो d है वो है 80%, तो l कितना होगा? 20%। 20%। तो बताओ एनेंशियोमर्स एक्सेस कितना होगा? सोच के बोलो। 60। 60% हो गया। तो बताओ रेसमिक कितना होगा? 20। अरे 40%। 40% ना, इसका Yes, sir. 20 इसके 20 को मिला लेगा ना। Yes, sir। तो जो भी रोटेशन होगा क्या वो अब प्लस प्लस 0.6 x डिग्री होगा? यार एनेंशियोमर्स एक्सेस कितना कितना है? 60% कहते हैं। 60%। तो 60% का तो प्लस 6 डिग्री हो गया। Yes, sir. Yes, sir। क्लियर। पॉइंट नंबर 3 बताइएगा, देखिएगा। अगर मैं कहूं, अब पूरी बात देखिएगा, आप बताइएगा आपको समझ में आ रही बात। अब अगर मैं ये कहूं कि मेरे पास ये 75% है, तो बताओ ये कितना होगा? 25. 25। 25%। अगर ये 25 है तो एनेंशियोमर्स एक्सेस कितना हुआ? 50%। 50. 50%। अगर ये 50% है तो रेसमिक कितना बन रहा है? 50%। 50%। अगर रेसमिक 50 है तो बताओ रोटेशन कितना होगा स्पेसिफिक? So 0. 0.5x। 0.5x। वेरी गुड। चलो दोबारा से फिर से स्टार्ट करते हैं, फिर स्टार्ट करिएगा। देखो बहुत आसान है, बहुत आसानी समझ में आ जाएगा आप लोगों को, है ना। नेक्स्ट है 4th। अब मैंने कहा कि मेरे पास ये 50% है, बताइए कितना होगा? 50. 50। बताओ एनेंशियोमर्स एक्सेस, 0। 0. रेसिमी मिक्सचर, 100. 100। तो बताओ स्पेसिफिक रोटेशन, 0। 0. अब आ गया 0। अब ना तो क्लॉकवाइज घूम रहा है ना एंटी क्लॉकवाइज, तो 0 आ गया स्पेसिफिक रोटेशन। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? Yes, sir। Yes, sir. नेक्स्ट, अब मैं कह रहा हूं कि मेरे पास ये है 25%, तो बताओ ये कितना होगा? 75. 75%। 75%। तो बताओ ये कितना आएगा? 50। 50%। तो बताओ ये कितना होगा? 50%। 50. तो बताओ अल्फा कितना होगा? So minus 0.5x। -0.5x. 0.5. माइनस 0.5x डिग्री। क्यों? क्योंकि एल की फॉर्म ज्यादा है ना भाई, तो रोटेशन कैसा चला जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज। तो डिग्री की जो वैल्यू आएंगी वो सारी किस में जाएंगी? माइनस वाले Minus। फॉर्मेट में जाएंगी। अरे ऐसा नो। Yes, sir। नेक्स्ट 6th। समझ में आ गया? देखो लास्ट आता है तो क्लियर हो गया आपको एकदम बढ़िया तरीके से। तो ये रहा 20, तो बताओ ये कितना? 80। ये 80, तो बताओ ये कितना? 60. 60। ये 60, तो ये कितना? 40। ये 40. 40, तो रोटेशन कितना? Minus 0. 0.6 डिग्री x डिग्री। वेरी गुड। बताइए 7th पॉइंट, ये 100%, तो ये 0। 0. 0, तो ये कितना होगा? 0. 100%। अरे यार 0। अरे 100 या 0? 100। 100 जाएगा यार, ये 100 0 होगा। और इसकी वैल्यू कितनी होगी? -x। माइनस x डिग्री। बोलो भाई, क्या आपको मेरी बात समझ आ गई? Yes, sir। अच्छा,
अब इस एक तो ये जो मैंने टेबल बनाया है ना, ये टेबल भी अगर समझ गया ना तो तुम्हारा क्वेश्चन वैसे सॉल्व हो जाएगा। अभी देखिए मैं क्वेश्चन सॉल्व भी करा दूंगा, तुम बिना देख पढ़े ही है ना सॉल्व कर लोगे। लेकिन फिर भी मैं आपको एक दो फॉर्मूले तो दूंगा ही, क्यों, फील आता है फॉर्मूले से, नहीं तो किसी बुक में देख लोगे तो तुम हमारे प्राण पियोगे। तो ऑप्टिकल प्योरिटी ओपी इक्वल टू होता है अल्फा, अगर अल्फा की टर्म में बात करी जाएगी, अल्फा मिक्सचर बोल देते हैं या सैंपल बोल दो, सैंपल में गिवन करके है, अपॉन अल्फा प्योर इनटू 100। ठीक है। दूसरा ऑप्टिकल प्योरिटी निकालने का है ना ऑप्टिकल प्योरिटी का। नेक्स्ट, अगर इसको एनेंशियोमर्स एक्सिस से निकालना चाहते हो तो d माइनस एल अपॉन d प्लस एल इंटू 100। ये दोनों फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं। ये d माइनस एल अपॉन डी प्लस एल ऊपर में से किसी भी डाटा को रख करके चेक कर लो, आंसर आ जाएगा आपका। और वैसे जरूरत ही नहीं है, ऊपर टेबल से वैसे सारी चीजें क्लियर हो रही हैं। सर ऊपर वाला ज्यादा कंफर्टेबल। तो वो तो मैंने पहले ही बोल दिया था कि यार वो तो तुम एंड आते आते तुम्हें खुद ही समझ में आ जाएगा कि मैं क्या समझाना चाहता हूँ तुम लोगों को, है ना। अच्छा, अब मैं तुम्हें है ना कुछ क्वेश्चंस दिखाता हूँ। मैंने कहा था ना कि यार इसके ऊपर थोड़ा से क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि हमारे पास क्या है कि स्पेसिफिक क्वेश्चन रोटेशन की बात करी जा रही है, तो मैंने आपको क्या दिया क्वेश्चन, दोनों को मिक्स करके क्वेश्चन पूछता हूँ ना, अल्फा भी पूछूंगा आपसे और ना ऑप्टिकल प्योरिटी का भी क्वेश्चन पूछ लूंगा आपसे, दोनों बातें पूछ लेता हूँ। तो मैंने कहा क्वेश्चन है व्हाट विल बी द what will be the specific rotation of mixture containing 6 gram of 2 butanol, है ना, प्लस में है, प्लस 2 मतलब रोटेशन तो प्लस समझ लो ना, क्लॉकवाइज में है ब्यूटेनॉल एंड 4 ग्राम of -2 butanol, right? If अल्फा प्योर, अभी फॉर्मूला लिखा रखा है देखो अल्फा प्योर का, अल्फा प्योर ऑफ 2 butanol is 13.5 डिग्री। ठीक है, व्हाट विल बी द स्पेसिफिक रोटेशन। तो यानी कि आपको मैंने अल्फा प्योर दे दिया है, तो स्पेसिफिक रोटेशन निकालना चाहता हूँ, तो मैं अल्फा मिक्सचर या सैंपल का कैलकुलेट करवाना चाहता हूँ तुमसे। क्या मेरी बात समझ आ रही है? तो दो फॉर्मूले काम कर रहे हैं यहाँ पर, जो ऊपर के दोनों फॉर्मूले लिखे हैं मैंने। दोनों फॉर्मूले कैसे काम कर रहे हैं? सबसे पहले तुम्हें ऑप्टिकल प्योरिटी निकालनी पड़ेगी। तो ऑप्टिकल प्योरिटी का जो फॉर्मूला लिखाया था मैंने, ऑप्टिकल प्योरिटी का, वो क्या लिखाया मैंने, डी माइनस एल अपॉन डी प्लस एल इंटू 100। तो डी रोटेशन कितना दे रखा बताओ, है ना, 6 ग्राम ऑफ रोटेशन कितना रखा है 2 ब्यूटेनॉल का। तो बताओ डी माइनस एल, तो क्या मैं बोल दूं कि 6 माइनस सर ये 4, तो ई का है ना फॉर्मूला? किसका? सर इनैंशियोमर एक्सिस का अरे फॉर्मूला है ये। एनेंशियोमर्स एक्सेस या ऑप्टिकल प्योरिटी, यार बात तो वही होती है ना यार, क्या बात कर रहे हो तुम भी। यस सर। अरे यार भूल गए तुम, हेडिंग भूल गए, हेडिंग क्या लिखी हुई जरा पढ़ना नहीं है। सर, वो मैं भी कंफ्यूज था उसी चीज़ में, आपने स्लैश बना के लिखा था। अच्छा, अभी अब तो क्लियर हो गया ना। यस सर। अच्छा ठीक है, तो 6 माइनस 4 अपॉन 6 प्लस 4 हो जाएगा, बताओ
बताओ, इंटू 100 कर दूं, बोलो भाई। और मुझे कैलकुलेट क्या करना है, अल्फा मिक्सचर का, तो अल्फा मिक्सचर अपॉन अल्फा प्योर कर दूं, बताओ, इंटू 100 कर दूं, तो क्या यहां से अल्फा मिक्सचर निकल के बाहर आ जाएगा, बोलो भाई। अरे बोलो भाई, दोनों फॉर्मूले एक ही तो है, वो दोनों को बराबर ला करके दिया मैंने। क्या क्वेश्चन सॉल्व हो गया, बोलो बेटा। यस सर। क्या मेरी बात आपको समझ में आ गई? अरे सुनो, यस सर। ठीक है भाई। तो ये कहानी खत्म हो गई हमारी, किसकी, बोलो। ये कहानी खत्म हो गई हमारी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की। अब देखो, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बाद बात करते हैं कॉन्फर्मर्स की, कॉन्फर्मेशनल आइसोमर्स। नेक्स्ट हेडिंग, कॉन्फर्मेशनल आइसोमर्स। ये लास्ट हेडिंग होती है आइसोमर्स की। सर एक बार ऊपर स्क्रॉल कर दीजिए। एक सेकेंड, कॉन्फर्मेशनल आइसोमर्स लीजिए। हाँ भाई, सर 1 मिनट। हाँ हाँ, आराम से कॉपी करो, कोई इशू नहीं बेटा, कोई जल्दबाजी नहीं है हमें। क्योंकि जानते हो, आइसोमर्स होने के लिए दोनों मॉलिक्यूल जिसमें तुम आइसोमर्स देखते हो ना, वो अलग अलग सेपरेट होते हैं, अलग अलग दिखते हैं। कॉन्फर्मेशनल आइसोमर्स में जो एक फॉर्म दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है ना, वो एक्चुअल में वही मॉलिक्यूल्स है ना, रोटेट करा करके अपने आप को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता है। यानी कि कॉन्फर्मर्स के लिए दोनों फॉर्म अलग अलग एग्जिस्ट नहीं करती, एक ही मॉलिक्यूल्स में होता है वो। हाँ, नो डाउट दोनों के स्ट्रक्चर में वेरिएशन है, इसीलिए तो कॉन्फर्मर्स पढ़ना पड़ रहा है। यानी कि डेफिनेशन पहले समझिए, कंपाउंड compounds having same molecular formula, same structural formula, same structural formula, but having different 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 stereo in 3D 3D due to rotation rotation across sigma bond are known as conformers या कॉन्फर्मेशन आइसोमर्स। ठीक है ना। अब पहली पॉइंट तो ये कि यार सिग्मा बॉन्ड पे आप रोटेशन करा रहे हो, बस केवल मॉलिक्यूल्स थोड़ी एग्जिस्ट कर रहा है, दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स थोड़ी है, लेकिन रोटेशन करा रहे हो आप सिग्मा बॉन्ड पे एक ही मॉलिक्यूल्स को, है ना। इसीलिए इनको हम लोग रियल आइसोमर्स की कैटेगरी में नहीं डालते हैं। देखो है इंपॉर्टेंट है, समझिएगा बहुत ध्यान से, बहुत प्यार से पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, पूरी बात फोकस करिएगा, है ना। नोट नंबर फर्स्ट कि पहली बात, दे आर नॉट रियल आइसोमर्स। different
ठीक है ना, डिफरेंट कॉन्फर्मर्स different conformations are not real isomers, है ना। जितने भी मैं कॉन्फॉर्मर्स ड्रॉ करके दिखाऊंगा दे आर नॉट रियल आइसोमर्स, वो रियल नहीं होते हैं। बिकॉज क्यों नहीं होते हैं उसका भी रीजन ले लेते हैं। क्योंकि एक ही मॉलिक्यूल्स को घुमा रहे हो तुम, बिकॉज दे इंटर कन्वर्ट into each other. They are interconverted into each other at room temperature. At room temperature. And difficult to separate. And difficult to separate. ठीक है, जब सेपरेट ही नहीं हो रहे हैं, जबकि आइसोमर्स के लिए तो हमने कहा था दोनों मॉलिक्यूल्स अलग अलग होने चाहिए, और यहाँ हम सेपरेट ही नहीं कर पा रहे हैं उनको, तो फिर आइसोमर्स कैसे माने उसको रियल? तो रियल आइसोमर्स तो नहीं होते। देखो पहला पॉइंट क्लियर। अच्छा, अब बात आती है कि सर क्या ये जो रोटेशन होता है, ये रोटेशन क्या ये अपने आप ही करते रहते हैं? तो हमने कहा हाँ, ये रोटेशन अपने आप करते रहते हैं। बोले सर वो एनर्जी मिलती कहाँ है? तो वो एनर्जी उनको रूम टेम्परेचर पे मिल जाती है, मतलब रूम टेम्परेचर की एनर्जी में, मतलब बहुत कम एनर्जी में वो घूम जाते हैं, और वो एनर्जी हमें रूम टेम्परेचर के में मिल जाती है, तो वो अपने रूम टेम्परेचर में घूमते रहते हैं आराम से। ठीक है, कैसे स्टेज में घूमते रहते हैं आराम से। तो दूसरा है रोटेशनल बैरियर एनर्जी। रोटेशनल तो जो घूमने वाली जो एनर्जी होती है, जो घुमाने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, रोटेशनल बैरियर एनर्जी, एनर्जी फॉर कॉन्फर्मेशन इज वेरी लेस, बहुत कम रिक्वायर्ड होती है। और कितनी होती है वो भी बता देता हूँ मैं आपको, 3 to 15 किलो कैलोरी ओनली। दैट मीन्स 3 to 15 किलो कैलोरी, इतनी सी चाहिए होती है उसके बाद, विच आर अवेलेबल एट रूम टेम्परेचर, विच इज अवेलेबल रूम टेम्परेचर, वो रूम टेम्परेचर पे अवेलेबल होती है। ठीक है भाई, ये होगी कहानी खत्म। अब यार जानते हो, समझो क्या ध्यान से कि यार पढ़ना क्या है इसके अंदर। देखो बहुत एकदम बताऊं क्रिस्टल क्लियर किया ना, दर्द ही नहीं अपने को पढ़ने में। इसमें तुम्हें 3 चीजें पढ़नी है, मैं मतलब अलग से लिख दे रहा हूँ। कॉन्फर्मर्स जो है ना वो 3 पे पढ़ने हैं आपको। एक तो इथेन पे पढ़ना है, ठीक है ना, एक ब्यूटेन में पढ़ना है, ठीक है ना, और तीसरा साइक्लोहेक्सेन में पढ़ना है। बस खत्म, 3 चीजों पे पढ़ना है, इथेन, ब्यूटेन एंड साइक्लोहेक्सेन। और सबसे इंपॉर्टेंट जानते हो कौन सा है? साइक्लोहेक्सेन में। और सबसे इजी कौन सा है? इथेन और ब्यूटेन है। तो हम पहले इथेन को सीखेंगे, फिर हम ब्यूटेन को सीखेंगे, और फिर हम साइक्लोब्यूटेन को सीखेंगे, चैप्टर हो जाएगा कवर। ठीक, अच्छा, इथेन तो अभी खत्म हो जाएगा, 2 सेकंड के अंदर खत्म हो जाएगा, मतलब 2 सेकंड, सॉरी 2 मिनट के अंदर खत्म हो जाएगा। देखना कैसे। नेक्स्ट सर हेडिंग। इनको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? अरे यार देखो, देखिए सर वो वीडियो में बीच बीच में गायब हो जाता है। कॉन्फर्मर्स कॉन्फर्मेशन ऑफ इथेन, कॉन्फर्मेशन ऑफ इथेन।
अच्छा, इथेन जो होता है ना वो तो आपको पता है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 होता है। अब देखना ध्यान से, सबसे पहले बात करते हैं कि प्रोजेक्शन कौन सा होगा। तो एक तो प्रोजेक्शन होगा न्यूमैन का, दूसरा प्रोजेक्शन होगा शेहॉर्स का, दूसरा इनका होगा। इन दोनों प्रोजेक्शन की फॉर्म कौन सी होगी, क्या नाम दिया जाता है उन फॉर्म्स को, और उनके बीच में थीटा कितना होगा, और उस थीटा को यहां पर हम बोलते हैं डाइहाइड्रल एंगल। डाइहाइड्रल एंगल, ये चीजें डिस्कस करनी है हमें थीटा। तो सबसे पहले देखो इथेन, इथेन की ये फॉर्म, ये फ्रंट कार्बन याद आ रहा है, फ्रंट कार्बन पे यहाँ क्या रखा हुआ है H, यहाँ क्या रखा हुआ है H, और यहाँ भी क्या रखा हुआ है H। बैक वाले कार्बन के पीछे H, यहाँ H और यहाँ H। तो ये न्यूमेन का बताओ कौन सा फॉर्म है, बताओ। इक्लिप्स। एक्लिप्स्ड। अच्छा, इसी को शेहॉर्स ने कैसे समझाया था, सीधा वाई करके, याद आ रहा है? यस सर। अच्छा, अब बात करते हैं इथेन का, है ना, दूसरा फॉर्म, ये H, ये H और ये H, यहाँ H है, यहाँ H है और यहाँ H है। तो बताओ ये कौन सी फॉर्म बन रही है, स्टैगर्ड। स्टेगर्ड। कैसे बनाया था इसको, बोलो। यस सर। उल्टे वाई के साथ। यस सर, अपोजिट। अब बताओ डाइहाइड्रल एंगल क्या होता है, ध्यान से समझिएगा, डाइहाइड्रल एंगल क्या होता है, इसी से पूरा गेम समझ में जाएगा। ये H और इस H के बीच का ये वाला जो एंगल है ना, दैट इज कॉल्ड डाइहाइड्रल एंगल, और इस H और इस H के बीच का एंगल, यही तो डाइहाइड्रल एंगल है। अच्छा, ये डाइहाइड्रल, बताओ थीटा कितना होगा इसके अंदर, 0। और इस वाले में थीटा कितना होगा 60। अब तुम खुद सोचो कि अगर ये 0 है तो ये H और ये H एक दूसरे के पास में होंगे, तो क्या यहाँ रिपल्सन ज्यादा होगा, यस। और यहाँ रिपल्सन क्या कम हो चुका है, क्यों? मैक्सिमम डिस्टेंस कितनी की आ सकती है यहाँ पर, 60 डिग्री आ सकती है, इससे ज्यादा की डिस्टेंस बनेगी नहीं इसके अंदर कभी। अरे यस और नो, बोलो भाई, यस और नो। यस सर। तो अगर ये मैक्सिमम रिपल्सन पे, मिनिमम रिपल्सन पे है, तो क्या इस मॉलिक्यूल्स की स्टेबिलिटी मैक्सिमम होगी? यस सर। तो देखो इथेन की दो फॉर्म है, ये सबसे ज्यादा अनस्टेबल फॉर्म है और ये सबसे ज्यादा स्टेबल। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। बोलो बेटा, क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो ध्यान समझिएगा, तो ये इथेन का कॉन्फर्मर्स हुआ। तो इथेन के दो कॉन्फर्मर्स मैंने आपको दिखा दिए, बताओ कौन कौन से कॉन्फर्मर्स दिखाए मैंने आपको, इक्लिप्स्ड एंड स्टैगर्ड। स्टैगर्ड। अच्छा एक बात बताओ, ये 0 डिग्री और ये 60 डिग्री, तो क्या जब ये घूम करके 0 डिग्री से 60 डिग्री पे जा रहा था, तो बीच में भी तो बहुत सारे स्ट्रक्चर बन सकते हैं, थीटा इक्वल टू 1 डिग्री, 2 Yes, डिग्री, sir. 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 6 डिग्री, 7 डिग्री, 8 डिग्री, ऐसे करके 59 डिग्री तक भी तो पहुंचेगा वो। तो इथेन का वो फॉर्म जो इक्लिप्स्ड और स्टैगर्ड की बीच की होती हैं, उन्हें बोलते हैं स्क्यू फॉर्म्स। क्या बोलते हैं उनको हम? स्क्यू फॉर्म्स। क्या मेरी बात समझ आ रही है? हेलो, बोलो बेटा। चलो आपको पहले कुछ डेफिनेशन समझाते हैं, पहले कुछ सर एसक्यू फॉर्म एक बार बताइए वापस क्या एक्चुअल होती है। में बताता हूँ। देखो बताता हूँ, बहुत आसान है।
बताओ क्या सबसे पहली फॉर्म ये थी? जस्ट पीछे है, जस्ट पीछे है, ठीक है ना? बोलो बेटा। यस यस सर। सर। तो ये थीटा इक्वल टू 0 पर बैठा हुआ है। अब मैंने कहा ये सबसे ज्यादा स्टेबल फॉर्म है। तो बताओ ये कौन सी फॉर्म है? बताओ। स्टैगर्ड। स्टैगर्ड। staggered, और ये कौन सी फॉर्म है? इक्लिप्स्ड। इक्लिप्स। तो क्या 0 और 60 डिग्री के बीच में भी तो इनफाइनाइट स्ट्रक्चर बनेंगे यस सर। जब यहाँ H होगा, यहाँ H होगा और यहाँ H होगा। थीटा वेरी कर रहा है कहाँ से कहाँ के बीच में? 1 से 0 to 59 डिग्री के बीच में, या 0 से 60 डिग्री के बीच में। यही बात हुई ना, चाहे वो 1 डिग्री पे हो चाहे 59 डिग्री के बीच में हो, मतलब यहाँ पर वेरी कर रहा है, वो यहाँ पर है कहीं 0 से 59 के बीच में, ठीक है ना? तो ये जो फॉर्म होगी ना इसको बोलते हैं स्क्यू फॉर्म्स। दैट फॉर्म इज नोन एज व्हाट? स्क्यू फॉर्म्स। इसी को बोलते हैं स्क्यू फॉर्म। अगर मैं कहूँ कि इन तीनों फॉर्म में स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, तो बताओ स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा? सर स्टैगर्ड स्टैगर्ड स्क्यू मोस्ट stability स्टेबल। increases, एंगल मोर स्टेबल। बस स्टेबिलिटी ऑर्डर का जो वैल्यू मीनिंग आएगा वो आएगा स्टैगर्ड में सबसे ज्यादा, देन किस में आएगा? स्क्यू के अंदर, और इसके बाद किस में आएगा? इक्लिप्स के अंदर। ठीक है भाई, तो ये आपको है ना इथेन का आइसोमर समझ में आ गया। अच्छा अगर मैं इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करूं, ग्राफ में, तो ग्राफ में बताना इसी चीज को। यहाँ कॉन्फॉर्मर्स और यहाँ एनर्जी। बताओ ये जो पॉइंट है क्या कम एनर्जी ज्यादा स्टेबिलिटी होती है? तो यहाँ स्टेगर्ड होगा। इस पीक पॉइंट पे सबसे कम स्टेबल होगा। तो बताओ ये कौन सी फॉर्म बन रही है नीचे वाली? स्टेगर्ड। स्टैगर्ड। ये कौन सी फॉर्म बन रही है? इक्लिप्स। इक्लिप्स। और बताओ यहां से इधर की तरफ जाओगे तो बीच में जो भी फॉर्म बनेंगी स्क्यू फॉर्म्स। स्क्यू फॉर्म्स। स्क्यू फॉर्म्स, और इधर से इधर की तरफ जब जाओगे तो बीच में जो भी फॉर्म स्क्यू बनेंगी। फॉर्म्स। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है अब? बोलो बेटा। अरे सुनो, क्लियर है? यस सर। चलिए अब मैं आपको कुछ डेफिनेशन बताना चाहता हूँ। डेफिनेशन में सबसे पहला पॉइंट आता है कि एक तो ये डाइहेड्रल एंगल क्या होता है, ठीक है ना, और दूसरा ये कि स्टैटिक स्ट्रेन क्या होता है। स्टैटिक स्ट्रेन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब जानना है ना, कि स्टैटिक स्ट्रेन क्या होता है और एंगल डाइहेड्रल एंगल क्या क्या होता है, और एक होता है टॉरिजनल स्ट्रेन क्या होता है। स्टैटिक स्ट्रेन और टॉरिजनल स्ट्रेन, ठीक है ना।
तो नेक्स्ट स्टार्टिंग है ना, सबसे पहले बात करते हैं डाइहेड्रल एंगल की। डाइहेड्रल एंगल, डाइहेड्रल एंगल। तो डाइहेड्रल एंगल क्या होता है कि जो भी दो एटम आपने लिए थे ना भाई, एच एच लिया था अपन ने, इथेन पढ़ रहे थे अपन, तो ये जो दोनों एच हैं, इन दोनों एच के ये वाला जो एंगल है, ये वाला, इस एंगल, दोनों जो ये बॉन्ड बने हुए इन दोनों के बीच का जो एंगल है ना, दैट एंगल इज नॉन एज व्हाट, डाइहेड्रल एंगल, है ना। अब कोई भी दो स्पेसिफिक ग्रुप ले लीजिए, आपने यहां से यहां लिया, फिर इसी को यहां से यहां लेके गए, तो आपको थीटा दिखाई दे रहा है, यहाँ 0 डिग्री था, यहाँ थीटा की कुछ वैल्यू होगी, और यहाँ थीटा 60 डिग्री है। तो द एंगल present between two specific group in Newman projection is known as what, dihedral angle। क्या बोला, the angle present between two specific specifically group in Newman projection। ठीक है ना। अब मैं आपसे पूछूंगा, ध्यान से समझिएगा, आप बताइएगा मुझे कि इसका डाइहेड्रल एंगल कितना है। तो दो स्पेसिफाइड ग्रुप जो है वो मैंने स्ट्रक्चर में ये बनाया है। एक तो मैंने बनाया है कि CH3 H H H H एंड CH3। तो इन दोनों, ये दोनों स्पेसिफाइड ग्रुप किए मैंने हैं, ठीक है। और यहाँ पर रखा है मैंने CH3 H H CH3 H H। तो बता रहा हूँ कि इन दोनों का डाइहेड्रल एंगल कितने का है। पहले वाले का बताओ डाइहेड्रल एंगल कितने का है, बोलो बेटा। थीटा कितने का आएगा बताओ, 180 डिग्री। और इसका थीटा कितना आएगा, 60। यही क्या होते हैं, डाइहेड्रल एंगल। किसी भी दो स्पेसिफाइड ग्रुप के बीच का एंगल जो होता है ना, उस एंगल को हम क्या बोल देंगे, डाइहेड्रल एंगल। क्या मेरी पहली बात समझ में आ गई, बोलो। अरे सुनो, ठीक है। यस सर। अब जो दो बाकी एंगल हैं, एक तो टॉरिजनल स्ट्रेंथ और एक स्टेरिक स्ट्रेंथ, उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। सर लेक्चर शेयर कर दीजिए। डन।